सिद्धं शुद्धं परमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कम् गुणरायणभूषणोदयम् जीवस्वरूपणं वोच्छम्। श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसा जी जीवकांड नामक ग्रंथ है। उसमें जो 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया गया है उसको संक्षेप में यहाँ हम देख रहे हैं। और पहली प्ररूपणा है उनमें से गुणस्थान। गुणस्थानों का स्वरूप समझ रहे हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान किसे कहते हैं? बोलिए अर्चना जय जिनेन्द्र। जी। मोह और योग की तार जीवों की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। मोह और मोह योग। और योग के जीवों की तारतम्य मोह और योग के निमित्त से। निमित्त से, हाँ, निमित्त से जीवों की तारतम्य अवस्था को देखिए, गुणस्थान कहते जीव की तो अवस्था बहुत सारी हो सकती है, तो जीव की किस अवस्था, किस यानी तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। बीच में कुछ और भी आपको बताना पड़ेगा उसमें। बोलिए सारिका जी। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र्य गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। बढ़िया। मोह और योग का तो निमित्त है, और जो अवस्था है वो जीव की है, लेकिन जीव के में अनंत गुण है। तो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की, क्योंकि गुण स्थान में सभी गुणों को या अन्य भी गुण हैं जो प्रमुख गुण हैं, वे अनंत गुणों को तो हम कह नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, लेकिन दो चार पांच गुणों को तो कहते हैं। तो यहाँ कौन से गुणों को हम प्रदान कर रहे हैं, मुख्य कर रहे हैं? तो श्रद्धा और चारित्र। गुणस्थान ज्ञान गुण की अवस्था के कारण गुणस्थान नहीं बनते। ज्ञान कम है ज्यादा है उससे गुणस्थान नहीं बन रहे। गुणस्थान बन रहे हैं श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था के आधार। अब वो ज्ञान जाके तेरहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन गुणस्थानों को ज्ञान के आधार पे लेवल नहीं दिया गया है, तो इसलिए श्रद्धा और चारित्र गुण ये भी इसमें प्रधान है। ये गुणस्थान 14 होते हैं। हीरा जी, याद किया आपने नाम 14 गुणस्थान के? बोलिए। हैं। नित्यात्व, सासादन और है ना नित्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्यक्त्व और देश विरत, परमत विरत और अप्रमत विरत, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय और उपशांतमो, क्षीणमो, सहयोग केवली, अयोग केवली। बढ़िया। ठीक है, इस तरह से ये 14 गुणस्थान होते हैं, उसमें से अपनी चर्चा दूसरे गुणस्थान की यहाँ चल रही है। कुछ पूछना है? नहीं। दूसरा गुणस्थान का नाम क्या है? सासादन सम्यक। नाम है सासादन सम्यक, तो हम शॉर्ट में जब याद करते हैं तो सासादन बोल लेते हैं, लेकिन अब जब अपन उसकी स्वरूप समझ रहे हैं तो पूरा नाम तो देखें। दूसरे गुणस्थान का नाम क्या है? सासादन सम्यक। ये दूसरा गुणस्थान है। कल हमने देखा था ये दूसरा गुणस्थान की मतलब परिभाषा रूप से ही वो कब और कैसे प्राप्त होता है। तो पहला नियम क्या है? दूसरा गुणस्थान किसको प्राप्त होगा, या कहें कौन से सम्यक्तु से प्राप्त होगा? सीधा सीधा सा पूछें, कौन से सम्यक्तु से ये साधारण गुणस्थान प्राप्त हो सकता है? बोलिए अनीता आंटी।
और प्रथमोत्तम सम्यक में जब नीचे गिरता है बस जीव, अभी अभी मतलब सम्यक्त, हाँ, प्रथमोपशम उसको सम्यक्त से या औपशमिक सम्यक्त से बोलें तो ज्यादा ठीक है। आप औपशमिक समझ सकते। सम्यक्त से ही ये सासाधन गुण स्थान प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब क्या है? शैवक्षमिक सम्यक्त से और शायिक सम्यक्त से ये सासाधन गुण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक। अब औपशमिक सम्यक्त से कब प्राप्त होगा, उसके लिए हमने देखा था दूसरी बात, कब प्राप्त होगा। बोलिए ललतेश जी, कल थे आप, बोलिए। अ, जब मिथ्यात्व है, जब कभी सम्यक दर्शन होगा पहली बार, औपशमिक सम्यक होगा, उस उसके बाद उनको प्रथमोत्तम होगा, तब शादी आपने प्रश्न सुना मैंने क्या पूछा? आपने नहीं मैडम, ध्यान से नहीं सुना। चलिए, बोलिए दीपिका जी। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त काल में जब एक समय या उत्कृष्ट रूप से 6 आवली शेष रहती है, उस दरमियान में अगर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय होता है, तो जीव प्रथमोपशम सम्यक से छूटकर सासादन सम्यक्त गुण स्थान में आ जाए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है। जो प्रथमोपशम सम्यक्त है, उस समय गुणस्थान कौन सा है? चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, छठा हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी अपन चौथा मान के चल रहे हैं सामान्य रूप से, फिर अभी अपन आगमन आगमन देखेंगे तब उसमें से देखेंगे। तो प्रथमोपशम सम्यक्त के समय तो है वो, या औपशमिक सम्यक्त के समय तो है चौथे गुण स्थान में। और अब ये जब उस काल में या तो एक समय कम से कम, या भाई एक समय से कम तो क्या टाइम बचेगा, फिर तो एक समय तो रखना पड़ेगा ना, तो जघन्य काल, कम से कम एक समय, अथवा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लें तो 6 आवली, इतना टाइम उसमें शेष रहा। और उस बीच में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ गया, तो जो गुणस्थान चौथा चल रहा था, उस चौथे की जगह गुणस्थान कौन सा हो जाएगा? दूसरा, ये सासाधन गुणस्थान हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये कल अपन ने देखा था सातवें गुण स्थान में परिणाम कैसे हैं? अव्यक्त अतत्व श्रद्धान, व्यक्त नहीं हो रहा लेकिन वो अतत्व श्रद्धान हो गया है। सम्यक दर्शन के समय तो क्या था? सम्यक दर्शन का किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो जिस समय वो औपशमिक समय तो था, उस समय तो था तत्व श्रद्धान, और जैसे ही ये अनंतानुबंधी का उदय आया, तो क्या हो गया है? ये अतत्व श्रद्धान। और वो कैसा है अतत्व श्रद्धान? अव्यक्त है, बाहर में कुछ व्यक्त हो रहा हो ऐसा नहीं है। और उसका निमित्त क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय, ये इसका निमित्त है। कब होती है दूसरे गुण स्थान की प्राप्ति? औपशमिक समय के काल में कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा 6 आवली शेष रहने पर, चौथे पांचवे या छठे किसी भी गुण स्थान से गिरने पर। अभी देखिए, ये जो कल अपन ने थोड़ा देखा था बोर्ड पे, ये यहाँ चित्र के माध्यम से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये उपशम सम्यक्त्व का काल चल रहा है। ठीक है। ये और इस समय ये जो डॉट ऐसे डॉट डॉट वाली दिखा रखी है, ये मिथ्यात्व का यहाँ पर अभी उदय नहीं है, मिथ्यात्व का अनुदय है। और कर्म तो है ही यहाँ, निषेध तो कर्म स्थिति दिखाई है। अब ये यहाँ उपशम समय तो प्रारंभ हुआ, इतना 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 यहाँ तक टाइम बीत गया। अब ये इस जगह अभी 6 आवली शेष बची है, और यहाँ पहुंच के समझ लीजिए एक समय बचा है। तो इस टाइम के बीच में, ये जो टाइम दिया गया है, इस टाइम के बीच में यदि ये अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आ रहा, मिथ्यात्व का तो पूरे यहाँ से यहाँ तक अनुदय ही रहेगा, लेकिन इतने समय के बीच में
यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? उस स्थिति को कहते हैं सासाधन सम्यक्त्व या सासाधन सम्यक्त्व गुणस्थान। ठीक है। अभी इसी संबंध में जो कल उदाहरण दिया था, यहाँ एक गाथा और है, गाथा पढ़ते हैं। 20 नंबर की गाथा है जीवकांड में। सम्मतरयण पव्वय सिहरादो मत मिच्छ भूमि समभिमुहो नासीय सम्मतोऽसो सासण नामो मुने यव्वो। सम्मत रयण पव्वय, सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत। सम्यक्त का जो पर्वत है वो कौन सा है? मिट्टी का पहाड़ नहीं। सम्यक्त क्या है? रतन है कि नहीं? सम्यक दर्शन, रतन गहीजे, रत्नत्रय बोलते हैं। तो सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के सिहरादो, उसके सिर पे, शिखर पे से, मिच्छ भूमि समभिमुहो, मिथ्यात्व रूपी भूमि के समभिमुख, उसके अभिमुख, वहां शिखर पे से जो मिथ्यात्व रूपी भूमि के अभिमुख हो गया, मतलब गिर गया है। नासीय सम्मतो सो, तो यानी उसने वह, नासीय यानी नाश कर दिया है, सम्मतो सम्यक्तु का, उसने उस सम्यक्तु का नाश कर दिया जो मिथ्यात्व रूपी भूमि के अभिमुख हो गया। अभिमुख हो गया है मतलब गिर गया है, तो भूमि की तरफ जा रहा है, ऐसा। सासण नामो मुने यव्वो, उसको सासण नाम का गुणस्थान मुने यव्वो यानी जानना चाहिए। सासण या सासाधन दोनों नाम है, पर सासाधन ज्यादा प्रसिद्ध है, उसे सासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। रत्न सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है, देखो भूमि के सम्मुख हुआ है, भूमि पर पड़ा नहीं है, कल अपन ने देखा था, बीच में है, रास्ते में, अधर में है। अतएव जिसने सम्यक की विराधना नाश कर दी है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है, उसको सासन या सासाधन गुणस्थान वर्ती कहते हैं। ये चित्र दिया है यहाँ पर, ये पर्वत का शिखर है, और ये शिखर से ऐसा लुढ़कता हुआ जैसे आ रहा है। तो ये जो बीच का जो काला से दिखाया है चित्र में, इस तरह से ऐसे कोई टच करता हुआ लुढ़कता हुआ जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो बीच में दिखाने के लिए ये बीच का काल जो है वो सासाधन सम्यक का है। अब ये ऐसा यहाँ दिखा रहे हैं, देव मनुष्य सम्य पशु, ये है सम्यक दर्शन रूपी पर्वत पर है, और ये नीचे भूमि दिखा रहे हैं, मिथ्यात्व रूपी भूमि, और ये गिरे, तो ये देव गिरा है, मनुष्य गिरा है, तिरंज गिरा है, ऐसा करके ये बीच की जो अवस्था है कि सम्यक दर्शन से गिरे, मिथ्यात्व में नहीं पहुंचे, ये बीच की अवस्था ही सासाधन है। यहाँ 3 गति के चित्र दिखाए हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नारकी जीव सासाधन गुण स्थान में नहीं आते हैं, नारकी भी आते हैं, तो वो चित्र में 3 ही दिखा दिए हैं, ऐसा है। ठीक है। अब प्रश्न ये है, सासाधन के साथ सम्यक तो शब्द क्यों है? कल अपन ने चर्चा की थी इसकी, ध्यान हो आपको। तो एक तो यहाँ कारण दे रहे हैं, भूत नैगम्य से, क्योंकि अभी अभी था ना, भूत का मतलब भूतकाल, तो भूत उसको बोलते हैं भूत नैगम्य, कि अभी अभी सम्यक तो था, इससे पहले सम्यक तो था, भूतकाल में सम्यक तो था, तो उसके इफेक्ट से, उसके कारण से अभी तक भी सम्यक तो संज्ञा उसकी चलती है, तो भूत नैगम्य से सम्यक संज्ञा कहलाती है। और काल भी अभी सम्यक तो का ही है, दर्शन मोहनीय कर्म का भी उपशम ही है। ये जो अपन ने ये देखा था ना, अरे ये जो काल है, ये काल अभी, ये पूरा काल किसका है? ये जो एरो बनाया पूरा काल है उपशम सम्यक्त का काल, तो काल तो सम्यक्त का ही था। उस काल में से इसने बीच में, कल कहा था ना, हड़प लिया, किडनैप कर लिया बीच में, तो काल उसी का था, इसलिए भी इसको सम्यक्त नाम दिया। सम्यक्त तो है नहीं बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना, सासाधन गुणस्थान में सम्यक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसको सम्यक्त तो, सासाधन सम्यक्त तो ऐसा कहा जा रहा है उपचार से। 2 कारण दिए, एक तो भूत नैगम्य से कि अभी अभी औपशमिक सम्यक्त में था, तो वहां से आया है, इसलिए साधारण सम्यक्त तो ऐसा नाम दिया। और दूसरा जो ये काल, अभी टाइम पीरियड जो चल रहा है, वो टाइम पीरियड अभी सम्यक्त का ही टाइम चल रहा है,
इसलिए भी इसको सासाधन सम्यक ऐसा नाम दिया गया है। इस तरह से ये सासाधन सम्यक तो गुणस्थान का स्वरूप अपन ने देखा है। अब इसका जो काल है, काल तो समझ में आ ही गया है, कितना काल है जगन्य काल और उत्कृष्ट काल। सासाधन सम्यक तो गुणस्थान का जगन्य काल और उत्कृष्ट काल कितना, बोले रूपम जी। आपका कैमरा थोड़ा ठीक करिए ना, चेहरा अच्छे से दिखता नहीं है। हम्म, दीदी जगन्य एक समय और उत्कर्ष 6 आवली। हाँ, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली। ठीक है। आवली क्या चीज होती है? आवली के लिए इतना समझ लीजिए, एक समय तो अपन समझ, काल की सबसे छोटी इकाई वो है समय, उसका मतलब इससे छोटा पार्ट काल का नहीं कर सकते। तो एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय प्लस एक समय ऐसा जोड़ते जाओ, तो कितने समय प्लस करेंगे तब एक आवली आएगी? ऐसे असंख्यात समय, और उसके लिए पर्टिकुलर असंख्यात है, जघन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है। यानी असंख्यात के भी 9 टाइप्स हैं, उसमें से 4th नंबर का टाइप है। तो जघन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है, यानी बहुत सारा, बहुत मतलब समय समय करके देखेंगे तो बहुत बड़ा टाइम है। जैसे हमारे लिए हम समय को माने सेकंड, सेकंड हमारे लिए सबसे छोटा रहता है समझने के लिए। तो ऐसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड करके मिनट, मिनट कितने का होता है? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। अपने को लगता है 1 मिनट क्या है, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो ऐसे ही एक आवली, एक आवली क्या है तो बहुत, जैसे मिनट हमको बहुत छोटा सा लगता है, ऐसे आवली भी बहुत छोटी सी है हमारे हिसाब से, लेकिन समय कितने हैं उसमें, एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात, बहुत सारे समय, असंख्यात समय उसमें होते हैं। अब इसमें जो चारित्र है, चारित्र कौन सा कहलाएगा? चारित्र कहलाएगा मिथ्या चारित्र। साधारण गुणस्थान में जो चारित्र है वो चारित्र कहलाएगा मिथ्या चारित्र। देखो एक प्रश्न यहाँ उठाया है, यहाँ जीव कांड में भी उठाया है कि अनंतानुबंधी जो है ना, अनंतानुबंधी अपन कर्म प्रकृतियां पढ़ के आए हैं। कौन से कर्म का भेद है? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, कौन से कर्म की प्रकृति है? मूल कर्म इसका कौन सा है? या मूल से कहें इसके, इससे जस्ट पहले वाला, इससे बड़ा वाला जिसका ये भेद है, वो कर्म कौन सा है? बोलिए रेणु। मोहन ये कर्म के दो भेद के चारित्र का ये मिथ्याचार। हाँ, चारित्र मोहनीय का ये भेद है। ठीक है। और जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व क्या है? कौन से गुण की पर्याय है सम्यक्त्व? सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व सम्यक दर्शन, ये कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा गुण की पर्याय है। ठीक है। और श्रद्धा का घात करने वाला कर्म कौन सा है? श्रद्धा का घात करने वाला कर्म कौन सा है? दर्शनावरणी, दर्शनावरणी, मिथ्यात्व कर्म। मिथ्यात्व कर्म। ठीक है। मिथ्यात्व कर्म किसका भेद है? मिथ्यात्व भेद नहीं है किसी का। मिथ्यात्व भेद नहीं किसी का। इसके ऊपर वाली प्रकृति कौन सी है? मूल, मिथ्या मूल प्रकृति कौन सी है इसकी? मोहनीय। मोहनी है। फिर मोहनी के बाद डायरेक्ट मिथ्यात्व आता है कि कुछ और बीच में चार्ट आप बनाओगे तो कुछ और बनेगा? नहीं, मोहनीय के दो भेद बताए दीदी। हम्म। दर्शन, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। हाँ, और तो ये मिथ्यात्व किस में आ रहा है?
दर्शन मोहिनी में आएगा। हाँ, दर्शन मोहिनी, ठीक है ना। जी। तो श्रद्धा गुण का घात करने वाला है दर्शन मोहिनी है। देखो, अनंतानुबंधी है चारित्र मोहिनी की प्रकृति, ठीक है। और सम्यक्त्व जो है वो श्रद्धा गुण की अवस्था है। श्रद्धा गुण का घात करने वाला है दर्शन मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी श्रद्धा गुण का घात कर रहा है। और ये उदय आ रहा है किसका? दर्शन मोहिनी का उदय आ रहा है अभी, ये एक समय से लेके छयावली के बीच में दर्शन मोहिनी का उदय आ रहा है कि चारित्र मोहिनी का उदय आ रहा है? किसका उदय आ रहा है? ये जो औपशमिक समय के काल में जगन्य एक समय या उत्कृष्ट छयावली काल शेष बचा, उस समय जो उदय आ रहा है वो दर्शन मोहिनी का उदय आ रहा है कि चारित्र मोहिनी का उदय आ रहा है? अरे ऐसे हाथ नहीं खड़ा करना है, या तो ऐसे दिखाओ कि ऐसे दिखाओ। हम्म, ठीक है। चारित्र मोहिनी का पारुल, चारित्र मोहिनी का उदय आ रहा है ना। चारित्र मोहिनी का अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का आ रहा है, वो चारित्र मोहिनी की है, तो चारित्र मोहिनी का उदय आ रहा है। फिर आप यहाँ सम्यक्त का नाश क्यों कह रहे हैं? फिर आप यहाँ ये इसको सम्यक्त क्यों नहीं कह रहे? ये साधन बना क्यों दिया अलग से गुणस्थान? और चारित्र भी अपन ने अभी देखा है मिथ्या चारित्र कह रहे हो। तो जब श्रद्धा का घात तो दर्शन मोहिनी करता है और दर्शन मोहिनी का उदय आ नहीं रहा है, चारित्र मोहिनी का उदय आ रहा है, तो फिर यहाँ पर सम्यक्त की विराधना सा साधन, जो अपन ने कल परिभाषा में पढ़ा था, सम्यक्त की विराधना सहित जो परिणाम है, तो इसको विराधना करने वाला क्यों कह रहे हो? सम्यक का घात तो जब मिथ्यात्व का उदय आ जाए, जो पहले गुण स्थान में पहुंच जाए, तब कहना कि सम्यक की विराधना की है। ये प्रश्न यहाँ पर उठाया है, ठीक है। तो उसका जवाब क्या दिया है आचार्य ने? बोले कभी तो अतत्व शब्दान। अतत्व श्रद्धान, ठीक है, पर अभी जवाब ये नहीं है। देखिए, वो तो जो पहले पढ़े हुए हैं उनको मालूम ही है। यहाँ क्या कहा है? अनंतानुबंधी जो है ना, अनंतानुबंधी यद्यपि है तो बेटी किसकी, प्रकृति किसकी है? चारित्र मोहिनी की। लेकिन ये काम क्या करती है? ये डबल रोल करती है, डबल रोल करती है। क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी मम्मी को तो मम्मी बोलते हैं, ताई जी को भी मम्मी बोलते हैं, है ना। आजकल तो ऐसे ही बोलते हैं, बड़ी मम्मी मम्मी, मतलब ताई जी बोलना तो बंद ही हो गया, ताई जी समझते हैं ना। तो वो अपने ननिहाल भी जाते हैं और ताई जी के साथ, या समझ लो चाची के साथ, जो भी उनके पीहर, वहां भी जाएंगे। तो अपने ननिहाल से जो माल मिलेगा, मामा नाना जो देंगे वो भी लेंगे, और उधर उनके साथ जाएंगे, और वहां से जो माल मिलेगा, बच्चा आया है साथ में, तो वहां से भी लेंगे। ऐसे दोनों तरफ से लड्डू लेते हैं। ऐसे ये जो अनंतानुबंधी है, अभी लड्डू तो क्या लेगी, हमको लड्डू देती है। देती क्या मतलब? क्योंकि घातिया कर्म है, तो ये डबल घात करती है। डबल घात कैसे करती है? इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है। यद्यपि चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, तो चारित्र का घात करती है। घर करना ही चाहिए, चारित्र मोहिनी की बेटी है तो चारित्र का घात करना ही चाहिए। लेकिन ये मिथ्यात्व के साथ चिपकी रहती है तो बेटी उसकी, चाची की मतलब देवरानी की, लेकिन चिपकी किसके साथ रहती है? वो जेठानी के साथ, ताई जी के साथ भी जाती है। तो ये मिथ्यात्व के साथ रहती है। तो मिथ्यात्व के साथ रहने के कारण ये श्रद्धा के घात में भी निमित्त बनती है। चारित्र का घात तो करती ही करती है, लेकिन श्रद्धा के घात में भी ये निमित्त बनती है। इसलिए इसको कहते हैं द्विस्वभावी है। ये डबल वार करती है, दो दो का घात करती है। करती है मतलब करने में निमित्त होती है। इसलिए अनंतानुबंधी का उदय आ जाने पर सम्यक की विराधना हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अनंतानुबंधी की नेचर ही ऐसी है, ये डबल घात करने की, डबल रोल करने की इसकी नेचर है।
तो ये सम्यक्त और चारित्र दोनों की घातक इसको कहा गया है, ये इसकी द्विस्वभावता है। देखिए ये यहाँ पर देखते हैं। देखिए अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, सम्यक्त और चारित्र दोनों का नाश कराती है। सम्यक्त मतलब चारित्र का नाश तो अपने को समझ में आता ही है, चारित्र मोहिनी की प्रकृति है तो कुछ ना कुछ चारित्र का घात करती ही है, लेकिन ये सम्यक्त का भी नाश कराती है। सम्यक्त के नाश में निमित्त दोनों हैं, कौन कौन? मिथ्यात्व भी और अनंतानुबंधी, ये दोनों ही सम्यक्त के नाश में निमित्त हैं। इसलिए ये जो अनंतानुबंधी के उदय आया तो उसे क्या कहा कि सम्यक्त की उसने विराधना कर दी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी देखिए एक बात और यहाँ पर कह रहे हैं इस स्लाइड में कि ये जो कहा मतलब इसमें उदाहरण दिया है कि ये किस तरह का इसका मतलब जो दूसरे गुण स्थान की जो स्थिति है वो कैसी है। तो उदाहरण दिया है कि जैसे भूखा मनुष्य शक्कर की खीर खाकर वमन कर बाद में किंचित स्वाद लेता है। मतलब कुछ भोजन किया, अच्छा खीर खाई और फिर खीर खाने के बाद में वॉमिटिंग हो गई, तो वॉमिटिंग के बाद में थोड़ा सा स्वाद कुछ बचता है कि नहीं, जब तक कुल्ला उल्ला नहीं किया, जस्ट वॉमिट हुई है और वॉमिट होते ही कुछ उसका स्वाद क्योंकि यहाँ से हुई है मुंह से ही, तो स्वाद आएगा ही ना उसका। तो वो जो स्वाद है वो कैसा होता है, जो हमने खीर खाई थी वो स्वाद कैसा था, वो तो बढ़िया स्वादिष्ट। अच्छा, और अब ये जो वमन में आया है ये स्वाद कैसा है, बिगड़ा हुआ, वो बिगड़ा हुआ वो स्वाद रहता है। तो ऐसे ही उसने सम्यक तो प्राप्त किया था और सम्यक तो प्राप्त करके उसकी वॉमिट कर दी, विराधना की। तो अभी इस समय यद्यपि मिथ्यात्व का उदय नहीं है, लेकिन वो जो परिणति में वो जो आनंद आया था, अब वो आनंद की जगह अभी क्या है कि ये ऐसा बिगड़ा हुआ स्वाद है, इसलिए इसको सम्यक का विराधक कहते थे। क्या आगे कि उपशम सम्यक्ति गिरने पर मिथ्यात्व में पहुंचने के पहले बिगड़े हुए सम्यक का किंचित स्वाद लेता है। जैसे ये खीर खा के वमन कर बाद में किंचित स्वाद लेता है, वैसे ही ये अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, पहुंचने से पहले बिगड़े हुए सम्यक का किंचित स्वाद लेता है। इसलिए इसको ये जो सम्यक्त शब्द यहाँ पर दिया है और विराधना करने वाला ऐसा कहा है। प्रश्न, तो क्या यहाँ सम्यक तो पाया जा रहा है? फिर वही समस्या, हमको हमको तो ये बता दो यहाँ सम्यक्त है कि नहीं है, आप शास्त्रधर्म सम्यक्त कह रहे हो, तो यहाँ सम्यक्त नहीं पाया जा रहा है, सम्यक्त की तो विराधना ही है। ठीक है, सम्यक्त कुछ किसी भी रूप में नहीं है। गुणस्थान के नाम के साथ जो सम्यक्त शब्द लगाया है वो तो एक तो कारण कहा भूत नैगम्य से, और काल जो चल रहा था, औपशमिक सम्यक्त का ही काल चल रहा था, तो काल देखकर उसको सम्यक्त शब्द लगा दिया है। तो सम्यक्त तो यहाँ है नहीं, सम्यक्त की विराधना है, पर यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है। देखो ये अलग ही स्थिति है, सम्यक्त भी नहीं है। हमको लगता है दो ही चीजें होनी चाहिए, या तो सम्यक्त हो या मिथ्यात्व हो, लेकिन यहाँ पर सम्यक्त भी नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है, बीच में ही आया है कुछ। तो यहाँ मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है, अकेली अनंतानुबंधी का उदय यहाँ पर आया है। मात्र अनंतानुबंधी का ही उदय है, और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है। फिर सम्यक का नाश कैसे हुआ, तो ये तो प्रश्न उठाया है, फिर ये यहाँ बताया कि अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, दोनों का नाश करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरे गुणस्थान के संबंध में कि इंपॉर्टेंट कैसे हम देख रहे थे, पहला जो गुणस्थान था मिथ्यात्व गुणस्थान, उसमें निमित्त पना देख रहे थे, किस कर्म के उदय के निमित्त से
ये मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान किस कर्म के उदय के निमित्त से होता है? मिथ्यात्व गुण स्थान किस कर्म के उदय के निमित्त से होता है? बोलिए रेखा जी। मिथ्यात्व गुण स्थान किस कर्म के? मोहनीय कर्म के। मोहनीय कर्म के। मोहनीय में पर्टिकुलर बताइए। मोहनीय के तो 28 भेद हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान हम्म। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से। मिथ्यात्व गुण स्थान किस कर्म के उदय के निमित्त से होता है? चेतना जी। दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से। दर्शन मोहनीय भी अम, बड़ा उत्तर है, पर्टिकुलर बताना है। दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व हाँ, प्रकृति के उदय से। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से, क्योंकि दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं। अगर आपने पूरा दर्शन मोहनीय कहा तो हम किसी दूसरे वाले का उदय समझ सकते हैं, या तो तीनों का उदय समझ सकते हैं। तीनों का उदय एक साथ नहीं होता है। और यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय हमने समझ लिया तो गुणस्थान मिथ्यात्व बनेगा क्या? तो तीसरा गुणस्थान बन जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर बताना है। मिथ्यात्व गुणस्थान दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय के उदय से होता है, यानी सीधा सा कहें मिथ्यात्व कर्म के उदय से। ऐसे ही ये दूसरा सासाधन गुणस्थान, सासाधन सम्यक गुणस्थान कौन से कर्म के उदय के निमित्त से होता है? सासाधन सम्यक्त गुणस्थान कौन से कर्म के उदय के निमित्त से होता है? बोले रेणु जी। चारित्र मोहनीय कर्म के अनंतानुबंधी की। हाँ, अनंतानुबंधी के जो 4 प्रकृतियां हैं उसमें से कोई भी एक प्रकृति का उदय आने पे। अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी के। अनंतानुबंधी पर्टिकुलर है, ठीक है ना? अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन वो नहीं। अनंतानुबंधी के उदय से ये सासाधन गुणस्थान होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है। अभी केवल यहाँ क्योंकि गुण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं तो 2 गुण इसमें प्रधान है, तो कर्म भी उनसे रिलेटेड वही हम देख रहे हैं। बाकी और कर्मों के उदय नहीं है क्या दूसरे गुण स्थान में? ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के, आयु के, नाम के, गोत्र के, सबके उदय हैं। वो तो सब में ही रहते हैं। इसलिए यहाँ जो पर्टिकुलर चीज है उसको हाईलाइट करके प्रधान करके बात कर रहे हैं। बोलिए प्रतिका। मैम थोड़ा एक ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जैसे सम्यक्त्व भी यहाँ नहीं होता, मिथ्यात्व भी नहीं होता, तो ये दो ही तो चीजें होती है। 2 ही चीज नहीं होती ना, इसलिए ये सासाधन अलग चीज है। और अभी तीसरा गुण स्थान आएगा, वो भी अलग चीज है। हमको अभी सम्यक्त मार्गण हम पढ़ेंगे, तो सम्यक्त मार्गण के कल भी मैंने कहा था 6 भेद हैं। तो वहां एक मिथ्यात्व है, सासाधन है, सम्यक मिथ्यात्व है, और बाकी 3 प्रकार के सम्यक्त हैं। तो हमको ऐसा लगता कि है कि मतलब ये बस 2 ही चीजें हैं। देखो, या हाँ तो हमको ऐसा लगता है कि या तो फर्स्ट फ्लोर है या तो ग्राउंड फ्लोर है, ऐसा ही होता है। फिर बीच की सीढ़ियां या लिफ्ट, हाँ, नहीं वो भी होता तो है नहीं ना, है बीच ऐसा। बीच की जगह। मेरा नेटवर्क स्लो है कि आपका स्लो है, ऐसा कुछ है शायद। आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, थोड़े अटक अटक के ही आ रही है। अच्छा। हाँ, बोलिए। गया शायद नेटवर्क। बोलिए बुआ, आप क्या कह रहे हैं? जो साधन सम्यक है हम्म। ये उतरते में ही होगा ना? हाँ साधन तो चढ़ते में तो है नहीं, है ना? हाँ, अभी वो उपशम गमनागमन। उपशम श्रेणी जो उपशम चढ़ा वो सम्यक, गिरेगा सम्यक, तभी हो है। हाँ उपशम सम्यक तो से गिरते समय। हाँ, उपशम सम्यक से गिरते से। हम्म। तो फिर ये चारित्र कैसे आ रहा है ये? चारित्र नहीं आ रहा है, इसमें चारित्र मोहनी का उदय आ रहा है। अनंतानुबंध, हाँ चारित्र मोहन, चारित्र मोहनी का उदय आ रहा है, चारित्र नहीं आ रहा है। अनंतानुबंधी की मतलब चारों
क्रोध चारों में मारना। से एक का, एक बार में एक का, कल एक। बताया था। चारों का उदय एक साथ नहीं अच्छा। होता है, एक बार में एक का एक ही। का। हम्म, हाँ। ठीक है। हुआ प्रतीका जी आपका हाँ। कुछ? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नहीं, आपको क्लियर हुई चीज या और तो पूछना? मतलब आप मेरा वीडियो मिस बंद हो करके बोली तो शायद आवाज मुझे सही हो जाएगी। अभी थोड़ा सुनाई अटक, नहीं दिया। आवाज अटक ही रही है आपकी। मैम, जैसे आपने बताया ना कि वो ऊपर से नीचे आएगा, तो वो बीच की स्थिति है साधन की, जो नीचे, तो वो नीचे आएगा या बीच में ही लटका रहेगा या वापस जाएगा? डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, दूसरे गुण स्थान से डेफिनेटली नीचे ही आएगा। अभी अपन गमनागमन पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। गमनागमन पढ़ेंगे ना तो समझ में आ अच्छा, जाएगी बात, और मतलब दूसरे नीचे तो तीसरे में आएगा क्या अंतर है मिथ्यात्व। वो भी हाँ। उससे समझ में आ जाएगा। ठीक। ठीक है, ओके। देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो चारित्र देख लिया, यहाँ पर चारित्र है मिथ्या चारित्र। और काल अपन ने देख लिया, जगन्य काल और उत्कृष्ट काल हम देखते हैं। तो मध्यम काल क्या होगा कि एक समय बीच का। जगन्य काल है तो 2 समय से लेके और छह और अवधि के पहले तक का जो पहले काल का। है वो सब क्या होगा, वो सब मध्यम काल में आ जाएगा। अब देखिए गमनागमन, गमन का मतलब क्या है और आगमन का मतलब क्या है। केवल मतलब बताना है, कहाँ कहाँ जाता है वो नहीं बताना है। गमन का मतलब क्या और आगमन का मतलब क्या। देखिए जो मतलब पहले पढ़े हुए पुराने लोग हैं ना, मैं उनसे कम पूछती हूँ, आप लोग ऐसा ना समझे, क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि जो नए नए लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग पहले पढ़े हुए भी हैं तो मुझे विश्वास है आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। इसलिए ऐसा ना समझे कि भी हमसे नहीं पूछ रहे हैं या क्या। ठीक है, बोलिए। गमन, गमन का मतलब है आना। गमना गमन। कहाँ से आना है पूरा अच्छे से बता दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता, आप तो मुझे समझा दीजिए। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। तो फिर गमन, आपको आपको आगमन। समझना है ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना, तो हमको ये समझ में आएगा कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। मतलब गमन का मतलब है आना। कहाँ से आना? मतलब गुण स्थान से, जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान से नीचे आना। मिथ्यात्व से नीचे और कहाँ भेजोगे आप, जमीन के अंदर? नहीं, जमीन में तो नहीं भेजेंगे, जैसे मतलब गुण स्थान। मैं नहीं बोल पा रही। नहीं, आप उससे समझो ना, क्यों नहीं बोल पा रहे, आप उससे समझो। गमन, मिथ्यात्व से गमन कहाँ करते हैं, गमन के मार्ग बताइए मिथ्यात्व से। गमन का मार्ग है 1 4। एक से एक में थोड़ी ना जाएगा। नहीं, 3 3 तीन, 4 5 7 है क्या? 3 4 5 7। तो इसका मतलब क्या, अब आप मतलब समझने की कोशिश करो। मतलब मैं, आप ऐसा मत समझना, लेकिन आपको खुद को समझ में आना चाहिए पढ़ के सुन के। मिथ्यात्व गुणस्थान से गमन बोल रहे हैं, मतलब उससे बाहर जाना। गमन का मतलब क्या है, हम घर से गमन करते हैं तो हम बाहर जाता। जा रहे हैं। तो गमन का मतलब है उस गुण स्थान से बाहर, उस गुण स्थान से बाहर। अब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है तो वो जिस गुण स्थान में है उससे डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। पहले से तो नीचे जा ही नहीं सकते। तो उस गुण स्थान से बाहर किस गुण स्थान में जा सकता है वो कहलाता है गमन। और गमन। आगमन का मतलब क्या है कि बाहर से इस गुण स्थान में आ सकता है। कैसे आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, वो कहलाएगा आगमन। आगमन। मतलब ये क्लियर होना चाहिए, वरना मैंने पूछा गमन बताइए और आपको गमन का भाव ही नहीं समझ आ रहा, आप आगमन को गमन समझ रहे हैं, तो सब खिचड़ पिचड़ हो जाएगा। तो गमन का मतलब है उस गुण स्थान से जाना, उस गुण स्थान से निकलना, आउट, वो गमन। और उस गुण स्थान में आना, उसका मतलब जिस गुण स्थान की बात हम कर रहे हैं, जब पहले की कर रहे थे तब पहले को देखेंगे, जब दूसरे की कर रहे हैं तब दूसरे को देखेंगे। तो अभी हमारी चर्चा दूसरे गुण स्थान की चल रही है, तो दूसरे गुण स्थान से गमन मतलब दूसरे गुण स्थान से बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये हुआ दूसरे गुण स्थान का गमन, या दूसरे गुण स्थान से गमन, कुछ भी बोलो। और दूसरे गुण स्थान में आगमन कि बाहर से अंदर आएगा दूसरे गुण स्थान में, तो कहाँ से आएगा वो देखेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है अर्चना जी आपको, बोलिए। मैं बताती हूँ।
गमन तो नहीं, बताना नहीं है, बताना नहीं है। मैं तो आपको गमन मैंने आगमन। पूछा कि आपको कुछ पूछना है क्या। नहीं, बताने का। ठीक है। तो दूसरे गुण स्थान से गमन यानी बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो हमने देखा। अब दूसरा गुण स्थान पहले से थोड़ा ऊपर है ना। पहले में तो यानी बाहर भी तो दो तरह से जा सकता है। ये है सासाधन, ये सासाधन है। अब यहां से नीचे भी जा सकता है, यहां से ऊपर भी जा सकता है। जा सकता है पॉसिबिलिटी भाई, क्योंकि ये तो दूसरा आ गया ना। पहले से तो नीचे जाने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, है ना। पहली मंजिल से तो यानी बेसमेंट नहीं हो तो पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर से नीचे कहाँ जाएगा। तो वो, तो अब ये सासाधन से गमन करेगा तो ऊपर कौन सा पड़ेगा, ये तो है दूसरा, सेकंड। तो ऊपर कौन सा पड़ेगा इसके पास, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऊपर पड़ेंगे। लेकिन दूसरे गुण स्थान से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता कहीं भी। मोटर लगा लो, पानी चढ़ेगा ही नहीं। पानी, वो कुछ भी कर लो, दूसरे गुण स्थान से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो दूसरे गुण स्थान से जाने का क्या रास्ता है, केवल एक ही रास्ता है, मिथ्यात्व। ठीक है, एक ही मार्ग है, क्योंकि हमने उसके स्वरूप में, परिभाषा में ही देख लिया है कि वो सम्यक्त रूपी रत्न पर्वत से गिरा है और मिथ्यात्व भूमि के सन्मुख है, उसके बीच में कहीं नहीं अटकेगा, कहीं नहीं जाएगा, सीधा जमीन पे ही पड़ेगा मिथ्यात्व रूप। तो गमन का एक ही रास्ता है, पहला गुण स्थान। ठीक है, मिथ्यात्व में। अब आएगा कहां से, आने के क्या रास्ते हैं, आएगा कहां से, तो इधर इनकमिंग कराएंगे ना अपन, इधर कहाँ से आ सकता है, इसके ऊपर कौन सा गुण स्थान आएगा, वही तीसरा। तीसरे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में कभी नहीं आते। ठीक है, तीसरे से दूसरे में यानी सम्यक मिथ्यात्व से सासाधन में नहीं आते, क्योंकि सासाधन में आने वाला बहुत पर्टिकुलर है। क्या पर्टिकुलर है, औपशमिक सम्यक्त्व वाला ही आ सकता है। औपशमिक सम्यक के काल में ही, जब वो इतना टाइम बचेगा तभी आ सकता है। तो तीसरा वाला औपशमिक सम्यक दृष्टि है क्या, तीसरा वाला तो खुद ही लटका हुआ है, उसका नाम ही सम्यक मिथ्यात्व है, वो सम्यक दृष्टि अभी है ही नहीं। तो वहां से दूसरे में नहीं आ सकते। देखिए इस तरह से, मतलब हम खुद लॉजिक लगा के सोचेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। तो कदाचित हम भूल भी जाएं, हम दिमाग लगा के उसको देख सकते हैं। तो तीसरे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में नहीं आते, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में कौन आता है, औपशमिक सम्यक तो वाला ही आ सकता है। तीसरे गुण स्थान वाला औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए तीसरे से दूसरे में नहीं आएंगे। अब चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से आ सकता है क्या, आ सकता है, लेकिन कौन, सभी चौथे गुण स्थान वाले कोई नहीं आ सकते हैं, हर कोई। तो कौन आएगा, वही औपशमिक सम्यक दृष्टि। ठीक है, औपशमिक सम्यक दृष्टि चौथे वाला। पांचवे से आ सकते हैं क्या, तो पांचवे से भी, लेकिन कौन, औपशमिक सम्यक दृष्टि यदि पांचवे गुण स्थान में है तो आ सकता है। और छठे से आ सकते हैं क्या दूसरे में, कि छठे से भी आ सकते हैं, लेकिन कौन, वही औपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है, सातवें से दूसरे में आ सकते हैं क्या, नो चांस। सातवें गुण स्थान से जाने का एक ही रास्ता है, मतलब नीचे की तरफ, वो छठाई है। अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो चौथे से, पांचवे से और छठे से, अभी अपन ने एक स्लाइड में देखा भी था, चौथे, पांचवे या छठे, इन तीन गुण स्थान वाले औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव दूसरे सासाधन गुण स्थान में आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, जब औपशमिक सम्यक के काल में। औपशमिक सम्यक तो होते ही उसी समय आ जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं आ सकते। औपशमिक सम्यक का जो काल है अंतर्मूर्त, उसमें से जब उत्कृष्ट रूप से छयावली या कम से कम एक समय बाकी बचे, उसी बीच में वो, यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, तो ऐसा सोचता होगा व्यक्ति
अपन अनंतानुबंधी का उदय लाते हैं, फिर दूसरे गुण स्थान का भी मजा देखते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वो पहले कह दिया अव्यक्त, वो जीव बुद्धि पूर्वक, देखो दूसरे में क्यों आना चाहिए। कोई भोजन करता है, फिर ये सोचता है भोजन तो कर रहे हैं, फिर अपन वॉमिट करके देखेंगे, ऐसा सोचकर इसलिए कोई भोजन करता है वॉमिट करने के लिए, इसलिए तो कोई नहीं करता है, लेकिन आ जाती है, हो जाती है। ऐसे ही कोई भी जीव बुद्धिपूर्वक दूसरा गुण स्थान में जाने के लिए, या बुद्धिपूर्वक चाहे कि अपन ने पढ़ा तो था तो अपन देखें भी कैसा है, तो ऐसा कोई बुद्धिपूर्वक उपयोग पूर्वक उसमें किसी भी गुण स्थान में वास्तव में सोच सोच के कि अब हम इस गुण स्थान में पहुंचे हैं, ऐसा बुद्धिपूर्वक वाले वो काम नहीं होते हैं। लेकिन वो अनंतानुबंधी का उदय आता है कर्मोदय के भाग्यवश, तो वो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, दूसरे से फिर निश्चित रूप से पहले गुण स्थान में आता ही है। अब आप लोग के लिए प्रश्न है कि दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में कितनी देर में आ सकता है। प्रश्न फिर से है, दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आएगा तो कितनी देर में आएगा, कितनी देर लगेगी उसको दूसरे से पहले में आने में। जो उत्तर देने में इंटरेस्टेड है वो अपना हाथ ऐसा खड़ा कर ले तो मुझे समझ आ जाएगा। दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में कितनी देर में आ जाएगा। बढ़िया, सबके हाथ खड़े हैं। अब यहाँ मेरे पास द्विविधता हो जाती है, सबके हाथ खड़े होते हैं तो किससे पूछें किससे ना पूछें, ठीक है ना। अच्छा है, बढ़िया है, सबके हाथ खड़े हैं। बोलिए अर्चना जी। मैम अगले ही समय में आ जाएगा, क्योंकि इसका जगह निकाल एक समय का है, तो वो अगले समय में मिथ्यात्व में आ ही जाएगा निश्चित रूप से। हाँ, और कोई ऑप्शन हो, मतलब आपने अगले ही समय में आ जाएगा, ऐसा ऐसा ही है क्या कि अगले ही समय में मिथ्यात्व में आ जाएगा। जितने ऑप्शंस हो सकते हैं आप बताइए। तो एक तो इसका काल बहुत थोड़ा है, और निश्चित रूप से मतलब ये ऊपर किसी गुण स्थान में जाएगा नहीं, मिथ्यात्व में ही आना है इसको। प्रश्न ये है कि आपने कहा अगले ही समय में आ जाएगा, तो अगले समय से ज्यादा भी समय ले सकता है कि नहीं ले सकता है। नहीं। बोलो पारुल। भाभी गुण स्थान से नीचे वाले गुण स्थान में तो वो समय ही नहीं लग रहा, इधर गिरेगा और गुण स्थान में आ जाएगा, पर रुकने का समय है 6 आवली अधिकतम। तो मतलब प्रश्न वही है ना कि दूसरे से पहले में आने में उसको कितना समय लगेगा, यही पूछ रही हूँ मैं। दूसरे में तो यदि आया हम तो दूसरे से पहले में पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। अधिकतम 6 आवली, हाँ, और जगन्य एक मिनिमम समय, एक वही तो समय। जवाब है, वही ये तो जवाब है। ये जवाब कुछ अलग थोड़ी ना है भाई। कितनी कितनी देर में मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा, कि कम से कम भी एक समय में या ज्यादा से ज्यादा 6 आवली, उससे ज्यादा टाइम उसको सासाधन में लगेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता है। कुछ चाहे कि अब इससे ज्यादा रह जाऊं, इतने समय में उसको मिथ्यात्व में आना ही आना है। मैक्सिमम 6 आवली, मिनिमम एक समय, अगले समय, या फिर ज्यादा हो तो 2 4 समय 10 समय, ऐसे करते करते 6, जितने समय पे स्टार्ट किया है, जितना समय शेष बचा है उतने समय। ये भी जवाब दे सकते थे कि जितना समय उसका उपशम समय का बचा है उतने समय में वो आ जाएगा, जितना समय बचा है उपशम समय के काल में उतने समय के बाद वो मिथ्यात्व में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये गमनागमन हो गए हैं, सरल है। तो गमन क्या एक रास्ता है और आगमन के 3 रास्ते हैं। अब इसके संबंध में जो विशेषताएं हैं कि इस मतलब यद्यपि अपन पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी नियम रूप से, कि इस गुणस्थान का टाइम पूरा होते ही, काल पूरा होते ही नियम से मिथ्यात्व में ही आएगा। ये नियम ही है, ये नियम से मिथ्यात्व में ही आएगा।
और इसी बात को मतलब दूसरी तरफ से हम ऐसा कहते हैं, ये गिरने का ही गुण स्थान है, मतलब गिरते समय ही प्राप्त होता है। जब ये कह रहे थे ना, मिथ्या तो ये सासाधन गुण स्थान कभी भी चढ़ते समय है। क्योंकि हमने देखा ना, आगमन कहाँ से हो रहा है, ऊपर से आगमन हो रहा है, छठे से हो रहा है, पांचवे से हो रहा है, चौथे से हो रहा है। इसका मतलब ये गिरते समय ही मिल रहा है। अगर नीचे से पहले से दूसरा मिल रहा होता तो चढ़ते समय भी मिल सकता था, लेकिन ऊपर वाले गुण स्थानों से ही इसमें आगमन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये गुण स्थान गिरते समय ही प्राप्त होता है, चढ़ते समय कभी प्राप्त नहीं होता। ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि इस गुण स्थान वाले जीव की भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति प्रारंभ हो गई है। मतलब ये जो दूसरे गुण स्थान में कोई जीव आ गया है तो खराब है, बुरा है, नीच है, सम्यक की विराधना कर दी, गंदा आदमी है, सम्यक की विराधना कर दी। कि नहीं, भले ही सम्यक की विराधना की हो, लेकिन इसने अपनी भव्यता को दिखा दिया सबको कि मैं भव्य हूं, मैं चौथे को, पांचवे को या छठे को छूकर आया हूं। तो ये इस गुणस्थान वाला जीव निश्चित रूप से भव्य है। ठीक है। इसलिए उसके ज्यादा उसको गाली देने की जरूरत नहीं है। कभी ना कभी नियम से, कभी ना कभी मतलब वही किंचित न्यूनार्ध पुद्गल परावर्तन काल में इस ये जो दूसरे गुण स्थान में आज आया है वो मैक्सिमम संसार में रहेगा तो कितना रहेगा? दूसरे गुण स्थान में तो मैक्सिमम 6 आवली रहेगा, लेकिन वो जीव, वो व्यक्ति मैक्सिमम संसार में रहेगा तो वही किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, क्योंकि दूसरे के बाद वो निश्चित रूप से पहले में आएगा और फिर पहले का उत्कृष्ट काल जो है वो उस रूप से रहेगा। दीदी ये निश्चित है कि नीचे आना ही है, कोई जीव ऐसा नहीं है जो नीचे आए बिना ही ऊपर सीधे, देखा ना ऐसा हमने, नहीं। गमनागमन देखा ना, तो इसका गमन एक ही गुण स्थान में है और जाएगा ही ऊपर। कहीं अगर ऊपर जा सकता होता तो गमन में बताते ना। अभी तीसरे गुण स्थान में बताएंगे कि नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, नीचे आना ही पड़ेगा। हवा में कितनी देर रहेगा, धरती पर गिरना ही पड़ेगा उसको। नहीं, अगर जैसे सीधे पहले से सातवें में जा रहा है जीव, तो हम्म। फिर ऊपर ही जाए, नीचे आए ही ना, ऐसा अच्छा, नहीं हो दूसरा सकता। दूसरा गुण स्थान, हाँ दूसरा गुण स्थान होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अपन जब गुण स्थानों की चर्चा हो जाएगी तो हम वो भी देखेंगे कि कौन से गुण स्थान कंपल्सरी हैं, मोक्ष मार्ग में होने ही चाहिए। और ये दूसरा गुण स्थान है वो अनिवार्य नहीं है। कोई जीव यदि विराधना कर दे तो आएगा, नहीं विराधना करे तो नहीं आएगा। सीधा मोक्ष चला जाए, कभी दूसरे गुण स्थान में नहीं आए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। भाभी ये द्वितीय उपशम का ही काल में भी आता है? द्वितीयोपशम सम्यक्त से सासाधन गुणस्थान प्राप्ति के संबंध में दो मत हैं आचार्यों के। कषाय पाहुड़ वाले आचार्य मानते हैं कि द्वितीयोपशम से सासाधन में आ सकता है, और इधर षटखंडागम की परंपरा में कहते हैं तो वो कहते हैं कि द्वितीयोपशम से सासाधन में नहीं आ सकता है। तो कल मैंने इतना सा आप लोगों को लिखवा दिया था कि इस संबंध में दो मत हैं आचार्यों में, दो मान्यताएं हैं। यथा योग्य जो भी केवली भगवान ने देखा हो वैसा होगा। और जैसे अपन ने देखा कि अनंतानुबंधी का उदय होता है, तो फिर एक अपेक्षा से अपन ये भी कह सकते हैं कि सम्यक के साथ साथ कुछ तो चारित्र का भी, मिथ्याचारित्र का भी घात होता ही है। फिर से बोलो। मतलब दूसरे गुण स्थान में जैसे अनंतानुबंधी का ही उदय होता है। हम्म। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, बोलो। और तो इस अपेक्षा से ये भी कह सकते हैं कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब मिथ्याचारित्र का भी घात होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब मिथ्या चारित्र का भी घात होता है। मतलब मिथ्या चारित्र नहीं रहता ना फिर, तभी तो सम्यक चारित्र प्रकट होता है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो अनंतानुबंधी गई, उतने अंशों में चारित्र प्रकट होता है। उसको स्वरूपाचरण चारित्र या सम्यक्ताचरण चारित्र नाम देते हैं। यद्यपि असंयमी है, लेकिन अनंतानुबंधी गई है तो अनंतानुबंधी जो चारित्र का घात कर रही थी, अब वो चली गई तो उतने अंशों में चारित्र भी निर्मल हुआ है।
सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर। ठीक है, बोलिए भाई। मतलब चारित्र की शुरुआत चौथे गुण स्थान से हो जाती है, जैसे हाँ, दर्शन की तभी तो शुरुआत होती सम्यक है। चारित्र कहते हैं हम। समय, क्योंकि सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता ना, पर जो सम्यक चारित्र जो बाहर में व्रतादि रूप या जो उसको चारित्र संज्ञा है, वो बाद में समझ लो पांचवें गुण स्थान से अथवा छठे सातवें गुण स्थान से नाम पड़ती है। पर यहाँ भी अनंतानुबंधी का क्योंकि अभाव हुआ है, तो अनंतानुबंधी के अभाव के कारण कुछ अंशों में उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र ऐसा नाम देते हैं। बोलिए वैसे। ये चौथे और पांचवें और छठवें गुण स्थान में तो मतलब जो है दो का शायद चौकड़ी, तीन का शायद चौकड़ी का भाव होता है, तो वो भी हाँ साथ में जो है उदय में आ जाती हैं। हाँ, वो तो अनंतानुबंधी का उदय आया, तो वो तो सबका ही, चारों का ही अनंतानुबंधी का उदय है, तो चारों का ही तो उदय है। पीछे हाँ बिल्कुल, अनंतानुबंधी का उदय जिसके है उसके अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संजुलन चारों का ही उदय है। तो अनंतानुबंधी कहने पर अलग अलग चार नहीं बोलते हैं, उसमें वो गर्भित हो जाती है। बोलो प्रीति। भाभी द्वितीयोपशम में यदि मानेंगे तो फिर सातवें से दूसरा मानेंगे। सातवें से तो छठे में ही आएगा, छठे से छठे में आएगा तो सातवें में होता है ना द्वितीयोपशम तो। हाँ सातवें में होता है, तो द्वितीयोपशम होने के बाद में श्रेणी चढ़ के उतरता है ना, श्रेणी चढ़ के उतरता है। तो या तो 11वें में मरण हो जाए, तुम विग्रह गति में चौथा हो जाता है सीधा, वो एक ऑप्शन है। या फिर क्रम से गिरता हुआ सातवें में आया तो फिर छठे में आएगा, छठे के बाद ही दूसरे में आएगा। अच्छा, यदि सातवें में अनंतानुबंधी का उदय आ जाए द्वितीयोपशम में, तो फिर पहले सातवें में छठे आएगा में। ही नहीं ना, सातवें में नहीं आता है अनंतानुबंधी का उदय। सातवें से तो छठे में गिरेगा, छठे में आने पर ही अनंतानुबंधी का उदय आने से वो दूसरे में आ सकता है, सातवें अच्छा, में नहीं आ सातवें सकता। में नहीं आएगा उदय। बोलिए नुपुर। मैम ये मतलब मिथ्यात्व में आ गया, लेकिन ये जा भी तो सकता है दोबारा ऊपर, पुरुषार्थ करने हाँ पे दोबारा दोबारा जा सकते हैं जाएगा ना, तो दोबारा दोबारा तो जाना ही पड़ेगा ना। अब एक बार उसने अपनी भव्यता प्रकट जाने कर ली तो दोबारा तो जाना ही पड़ेगा। हाँ तो दोबारा कोई वो चाहे भी जाना ही कि मैं तो नहीं पड़ेगा। जाऊंगा मोक्ष, कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा, तो वो तो दोबारा तो आएगा ही आएगा। अभी तो तत्कालीन जो उस समय की जो पोजीशन है ना, उसके आधार पे बताया जा रहा है, दोबारा हम्म। चढ़ेगा फिर। दोबारा फिर चढ़ेगा, फिर वही हाँ तीसरे में जाए कि चौथे में जाए या डायरेक्ट पांचवे में हाँ जाए ऐसे। हाँ, फिर वो जो पहले गुण स्थान से गमनागमन के जो रास्ते हैं, अच्छा वो वही जैसे वाले। भी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बोलिए सारिका जी। तो मैम उसी भव में होगा कि अगले भव में कभी भी? कभी भी हो सकता है, उसी भाव में भी हो सकता है, अगले भाव में भी हो सकता है, भाव का कोई बाउंडेशन नहीं है। बोलिए कुसुम जी। मैम तीसरे गुण स्थान से क्यों नहीं आ सकता दूसरे में? एक तो ये, और एक है कि वो वहां पे मरण हो सकता है दूसरे गुण तीसरे से स्थान में। दूसरे में क्यों नहीं आ सकता, तो मैंने अभी पढ़ाते समय ही कहा था, दूसरे में आने के लिए कंडीशन दी है, औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही दूसरे में आएगा। तीसरे गुण स्थान वाला औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो आ ही नहीं सकता है, कंडीशन वही है। और वहां मरण हो सकता है दूसरे गुण स्थान में। हाँ दूसरे गुण स्थान में मरण हो सकता है। अभी अपनी विशेषताएं पूरी नहीं हुई है, आप लोग बीच में बहुत सारे प्रश्न चालू हो गए, तो वो विशेषताएं अधूरी रह गई हैं, कल पूरी करेंगे, अभी समय भी हो रहा है, बस ये लास्ट है। बोलिए चित्रा जी। ये जो आप चारों कसाय अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का बताते हो, कौन कौन से गुण स्थान में होता है वो सब? पहले गुण स्थान में चारों का उदय है, दूसरे में भी चारों का उदय है, फिर तीसरे से आगे जब अपन गुण स्थान पढ़ेंगे तब देख लेंगे किन किन का उदय है। ठीक है, चलिए हो गए आज के प्रश्न, एक और है। बोलिए रेणु जी। जय जिनेन्द्र, मैं पूछना चाह रही थी जैसे कि साधन में वो आया है, आने के बाद तुरंत उसको वापस आत्मा में बोध हो गया, तो वो मिथ्यात्व में क्यों जाएगा फिर? हो ही नहीं सकता है ना, मतलब वहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब उस समय उसकी ऐसी स्थिति है जो परिणामों की, तो वो मिथ्यात्व में आके अंतर्मूर्त में वापस चौथे में जा सकता है, पांचवे में जा सकता है, लेकिन एक बार तो आना ही पड़ेगा।
ऐसी स्थिति है, मतलब उस समय अब उसके परिणाम क्योंकि एक बार बिगड़ चुके हैं, तो वहां से वो वापस जंप नहीं कर सकता है उन परिणामों से। तो एक बार मिथ्यात्व में आके अंतर्मूर्ति बात दोबारा से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मिथ्यात्व गुणस्थान का जनन काल अपन ने देखा है अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में रुके फिर से कर ले, कर सकता है। ठीक है। अभी कुछ विशेषताएं, मतलब कुछ बातें इस संबंध में, दूसरे गुणस्थान के संबंध में बाकी हैं, उनकी चर्चा अपन कल करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आशा आंटी बोलिए भाई, समय बहुत हो जाता है, बस बोलिए। एक चौथे गुण स्थान में वो जितनी प्रकृतियों का नाश कर देता है, वो वापस सेकंड गुण स्थान में सब चालू हो जाती है वापस, सब उदय में आ जाती है, सब उदय में आ जितनी, जाती है सेकंड सब में। मतलब दूसरे गुण स्थान में जितनी आने योग्य है उतनी आती हैं। वो अपन अभी बंध विच्छुत्ति आगे पढ़ेंगे कर्मकांड में, दूसरे चैप्टर में, तब वहां समझ आ जाएगा। यानी मिथ्यात्व से कितनी प्रकृतियां बनती हैं वो नहीं आएंगी अभी दूसरे गुण स्थान में, अनंत अनुबंधी से जो प्रकृतियां बनने योग्य हैं वो सब उदय में आ जाएंगी। उदय में नहीं, मतलब उनका बंध प्रारंभ हो जाएगा, उनका बंध प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तब पढ़ेंगे। अभी मैं बोल रही, मैंने इसलिए आपको पहले भी कहा है, हम बिल्कुल सामान्य सा अभी गुणस्थानों का स्वरूप पढ़ रहे हैं, फिर हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो वही मतलब विशेष बातें उस संबंध में, क्योंकि अभी हमने और आगे बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो वो सारी विशेषताएं भी अपन यहाँ पढ़ेंगे तो फिर एकदम कठिन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। इसलिए अभी एक बार सामान्य से गुणस्थान का स्वरूप वो समझ अपने को आ जाए, तो फिर अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो भी समझ आता रहेगा। और कुछ है आपको? बोलिए बोलिए। मैं ऐसा ऐसे बोल रही थी कि अपन मतलब ये जैसे बुक्स मंगा रहे हैं तो कुछ अपने को भी योगदान करना चाहिए ना, नहीं सबको कुछ करना चाहिए ना, ऐसे हमें बुक्स ये आ रही अपने हैं। सबके बीच में से कोई है, उनकी तरफ से ही है। अ, अगर वो इशारा करें तो मैं नाम भी ओपन कर सकती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बार कोई ना कोई ऐसा कर देते हैं, तो जब आप लोगों की भावना किसी की होती है और अगर पहले से आप लोग कहेंगे तो वो अगली बार आपको चांस मिल जाएगा। हमको तो पता ही नहीं चलता ना कैसे क्या कब नहीं, कौन जब सी बुक्स बुक अभी है, मंगाने कुछ की नहीं बात पता। आती है तब। तो अब बाकी हमें क्या बताना। अब वो एक ही व्यक्ति कर दे तो अच्छा है, फिर अलग अलग, और कभी ऐसी जरूरत होगी तो अलग अलग भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई कोई खास बात नहीं है। नहीं वो कोई तब बात नहीं, खास नहीं, बात वाली आपकी भी बात नहीं। भावना अच्छी है, अच्छी भावना है, तो अगली बार ऐसा करेंगे कुछ कि सबको मौका मिल जाए। अगर अगली बार जो कोई अगर ग्रंथ मंगाएंगे तो ऐसा कर लेंगे। अरे भाई, मेरे को लेट बहुत हो जाती हूँ मैं, अब आप लोगों को फिर मैम रिकॉर्डिंग को मिलती है तो फिर आपके मैसेज आते हैं रिकॉर्डिंग नहीं आई। बोलिए। नहीं मैम, ये इस बात का मतलब जानकारी नहीं थी। मैं तो ये सोचती हूँ कि जहाँ से वो छप रही ना वहीं से वो भेजते हैं। हम नहीं लोगों को नहीं, भी इसका जहाँ लाभ जहाँ मिलना से चाहिए आती मैम। है वहां से भी, वहां भी अपन पेमेंट करते हैं, और जितने की बुक होती है उससे बहुत ज्यादा खर्चा पोस्टेज का लगता है। 25 रुपए की किताब है, 100 रुपए में अपने को आएगी, तो वो पोस्टेज का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी खर्चा होता है। तो वो संस्था या कोई व्यक्ति, और इसके लिए भी मैं आज कहना चाहती थी, समय तो हो गया लेकिन फिर भी, कि जैसे और कहीं से अपन मंगाते हैं तो संस्थाएं होती है, वहां वर्कर लगे होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो चलो ठीक है। पर यहाँ से अपन मंगा रहे हैं, खुद उज्ज्वला बहन और दिनेश भाई, और वो 80 या 85 प्लस हैं, और बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, धवला के आदि के गहरे विद्वान हैं, तो वो ऐसे कामों में लगे रहे हैं। उनसे आज मैंने रिक्वेस्ट की तो वो बोले किसी को मना मत करो, आप लोग धीरे धीरे भेजते जाते हो, मुझे शर्म आती है बार बार में, कि उनको मैंने कहा था कल तक के लिए, इसके बाद आप करना फिर। तो वो खुद ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं, तो फिर एक 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 एड्रेस, फिर कोई कह रहा है आप मेरे पते पे दो भेजना, आप मेरे पते, तो वो उनको अपन इन कामों में उलझाएं और बार बार में उन वो करें। इसलिए मैंने 2-3 बार ग्रुप में भी मैसेज डाला कि यार लास्ट है, आज तक भेज दीजिए, फिर भी धीरे धीरे तक भेजते रहे, तो जल्दी से भेज मैम उनके दिया लिए करें। तो क्या होता है कि एक बार में वो भेजने वाले को भी यहाँ बुक्स भेजनी है तो उसको सुविधा रहती है। जो पेड व्यक्ति होता है ना उसको भी आलस आता है, जोर आता है, आप बहुत दिन बाद फिर एक किताब के लिए कह रहे हो। अब जिनको कर्मकांड जो अब मंगा रहे हैं इतना लेट, तो उस समय तो मंगवा रहे थे, तो वो भी भैया कोई जो भेज रहे थे ना वहां भी, वो सब साधर्मी होते हैं और अपने मतलब समझ लो वॉलेंटियर की जैसे वो काम करते हैं। वो सबके दूसरे दूसरे और भी काम होते हैं, तो हम भी ये चीज को समझें कि जब जैसे अनाउंसमेंट हो रही है ग्रंथ मंगवाया जा रहा है, आपको चाहिए तो आप तुरंत एड्रेस भेज दीजिए,
तो ये थोड़ी मैम हम लोग चाहिए। उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदन है, लेकिन हम लोग को भी हाँ, इसका लाभ अवश्य मिले नहीं आगे तो के उन्होंने लिए। बिल्कुल भी मना नहीं किया, वो बोलते बाद में भी आपको जब चाहिए आप तो एड्रेस भेज दो। नहीं, मैं तो बोलती हूँ वो राशि के लिए हम लोग सबको मौका मिलना चाहिए मैम। हाँ, इस अगली बार बार, जरूर हमको अगली मौका बार, मिले। अभी इस बार का तो हो गया है, अगली बार होगा तो मैम ये कहेंगे। छुपी हुई बात थी, मालूम ही नहीं था हमको तो। वो तो जब बुक्स आती हैं तो वो तो रहता ही है ना, तो अब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है और आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो जो कोई मुझे पहले से कह के रखते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, उनको बोल देती हूँ ठीक है, भी सबको भाव होते हैं तो मौका उनको मिल जाता है। ठीक है, चलिए बोलो प्रीति कहाँ गई। हाँ, कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं, नित आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगल में दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।